आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और हमारी दूसरी बुक है। चैप्टर है हमारा तीसरा। ठीक है, चैप्टर 2 हमने क्यों नहीं कराया, क्योंकि चैप्टर 2 आपका वहाँ से तो रिलेटेड है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर यूनिट 5 में मर्ज हो रहा है। तो मैं आपको वहाँ पे यूनिट 5 जब कराऊंगा तभी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बताता हूँ आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आप सिलेबस को थोड़ा समझ लो। ये जो आपका कांग्रेस वाला चैप्टर था, ये आपको क्या बता रहे हैं कि यूनिट 5 जो है उसमें जाके मर्ज हो गया है। तो जब हम यूनिट 5 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 में देखिए इतने सारे टॉपिक आपके पहले होते थे, बट इस समय में आपके टॉपिक कुछ डिलीट कर दिए तो आपके ये वाले टॉपिक बचे हैं। बट यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे सिलेबस को तो आपको पता लगेगा कि आप एक बार डिलीटेड टॉपिक देखो तब आपको समझ में आएगा। डिलीटेड में देखो, ये जो टॉपिक आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल डिलीट है, यानी कि आपको पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ना, आपको प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग नहीं पढ़ना, और चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आप समझ के, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद जो टॉपिक हैं, जैसे कि मान लो आपका हरित क्रांति था, श्वेत क्रांति था, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक आपके थे, जैसे बिहार वाला टॉपिक था जहाँ पे अकाल वगैरह आया हुआ था, और भी कुछ टॉपिक थे। तो वो टॉपिक यहाँ पे ना तो वो डिलीटेड में दे रखे हैं और ना ही वो आपके न्यू, अगर यहाँ पे कम से कम दिया होना चाहिए था तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है न्यू ऐड वाले टॉपिक में, और डिलीटेड में भी नहीं दिया हुआ है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे भी नहीं है। तो अब ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा कि उसको पढ़ना है या उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो नया जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने पिछले साल की वीडियो बना रखी है उसमें मैंने आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये 2-3 टॉपिक जो हैं सारे के सारे उसमें तो A to Z करा रखे हैं। तो आप उसे जरूर देख लें, पंचवर्षीय योजना वगैरह छोड़ दें वहाँ पे और आगे की वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये भी हो जाए नया टॉपिक भी और जो बच रहा है वो भी हो जाए, रिस्क ना लें। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे केवल इतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके नए सिलेबस, रिवाइज सिलेबस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ध्यान से। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम अपने टॉपिक की, योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग डिलीट है, हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन योजना आयोग जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप नीति आयोग समझ नहीं सकते, इसीलिए इन दोनों को समझना आपको जरूरी है। तो योजना आयोग मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे योजना आयोग की। तो ये योजना आयोग जो था ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है, इसको आप गैर कानूनी या इलीगल ना समझें। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इस योजना आयोग के बारे में संविधान में जानकारी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, स्थापना इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते थे। क्यों? क्योंकि योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और जिस समय में योजना आयोग बना था उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने यहाँ पे। अब चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं और ध्यान से समझना आप योजना आयोग के क्या काम थे। तो देखो, हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान चलता था, यानी जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते थे, वो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था, तो आप कहोगे योजना आयोग बनाता था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका था, योजना आयोग का। और विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों, विभिन्न राज्यों और जो मंत्रालय होते हैं उनको वित्त यानी धन का आवंटन करना भी किसका काम होता था, योजना आयोग का काम होता था। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार ही योजनाएं बनाई जाती थी और वो लागू की जाती थी। और ये जो 5 ईयर प्लान जो था ये कहाँ से लिया गया था, ये USSR यानी आप सोवियत संघ रूस कह सकते हो। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया था ये वाला 5 ईयर प्लान जो था। हमें सही लगा तो हमने इसको अपने मतलब अपने योजना आयोग के अनुसार इसको बनाना शुरू करा। तो ये सब सिस्टम था, लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। वो कमियां कमियां दूर करने के लिए ही इसको खत्म किया गया और नीति आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये और भी याद रखनी है कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारे देश में, पंचवर्षीय योजना लगभग देखा जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चली है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में थी, और जो एंड वाली यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12th पंचवर्षीय योजना जो है उसकी बात करें तो वो 2017 तक चली है। इसके बाद पूरा योजना आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है,
अब जो है इसकी जगह एक नया आयोग आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग। तो आपको इसीलिए योजना आयोग समझना बहुत जरूरी था ताकि आप नीति आयोग को समझ पाए। तो आप इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो योजना आयोग जो था ये कब बना था, 1950 में, और इसको हटाकर इसको खत्म करके एक नया आयोग कब बना दिया गया, 2015 में। यानी योजना आयोग अब क्या है, आप कहोगे योजना आयोग समाप्त हो गया, और कौन सा आयोग बन गया इसके बदले में, तो आप कहोगे नीति आयोग बन गया इसके बदले में। तो बिल्कुल सिंपल है। अब टॉपिक देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग में आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है सॉरी, कि नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आप ऐसे बोलोगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये भी आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। देखिए क्या हुआ था कि 2014 में आई थी बीजेपी की सरकार, ठीक है, बीजेपी जिसको हम एनडीए गठबंधन कहते हैं। तो बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में। इससे पहले जो सरकारें होती थी वो कांग्रेस की थी, आप समझते हैं। तो कांग्रेस के काल में ही योजना आयोग शुरू हुआ था, और जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई तो उसे लगा कि योजना आयोग में बहुत सारी कमियां हैं, इसको खत्म करना चाहिए। तो बीजेपी ने क्या करा, इसको योजना आयोग को खत्म कर दिया और इसकी जगह नया आयोग बना दिया, नीति आयोग। तो जो देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या करा था, 15 अगस्त 2014 को घोषणा कर दी थी कि हम योजना आयोग जो है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि योजना आयोग खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर नया आयोग जो था वो 2015 से बन गया, नीति आयोग, ठीक है। ये बेसिक आपको इतना समझना है और याद रखना है। अब बात करते हैं नीति आयोग जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, नीति आयोग की संरचना क्या है। तो देखिए नीति आयोग में बहुत सारे लोग होते हैं इसके मेंबर के रूप में, तो वो अलग अलग तरीके से हमको समझना है उन्हें। सबसे पहले हम 3 मुख्य को समझेंगे, उसके बाद हम आगे को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे होता है नीति आयोग में अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है, इसके अध्यक्ष है नीति आयोग के। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आप बोलोगे प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है, इसका एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष जो होता है उसको कौन नियुक्त करता है, तो उसको प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सीईओ भी होता है। सीईओ का जो पद है वो भी आपको याद रखना है, यानी कि स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो आपका ये है सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष और सीईओ, ये 3 आपको याद रखना है। इसके बाद हम समझते हैं कि वर्तमान में कौन कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष कौन है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके सबसे पहले देखिए यहां से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले इसके जो उपाध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इनका नाम शॉर्ट में बता देता हूं मैं, आरके। अब इस आरके का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जो कि इसके आज के समय में यानी वर्तमान समय में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आरके। आरके का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे। फिर तीसरा पद क्या था, देखो पहला मैंने अध्यक्ष बता दिया, दूसरा मैंने उपाध्यक्ष बता दिया, तीसरा मैं सीईओ बता रहा हूं। सीईओ जो है इसके वो है अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। यहां से एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ लिया है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 3 तो मुख्य पद हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, केवल 3 ही नहीं होते और भी होते हैं, उनको भी समझो। देखिए इसके पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है फुल टाइम मेंबर, यानी फुल टाइम मेंबर भी इसमें जो होते हैं। देखिए पहले इसकी संख्या जो होती थी फुल टाइम मेंबर की वो थोड़ी ज़्यादा थी, पर वर्तमान समय की बात करें तो आप अगर विकिपीडिया वगैरह में देखोगे तो 3 सदस्य बताई जा रही है, यानी वर्तमान में 3 सदस्य जो है जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, फुल टाइम मेंबर जिसको कहा जाता है, ठीक है। परमानेंट आप समझ लो, फुल टाइम वाले परमानेंट। इसके बाद है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नॉमिनेट करता है, ठीक है, या आप कह सकते हो प्रधानमंत्री जो है वो नामित करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट में से अधिकतम 4 सदस्य रखा जा सकता है। कैबिनेट के अधिकतम 4 सदस्यों को इसके पदेन सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग जो काउंसिल होती है उसमें क्या होता है, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश जो एलजी होते हैं, जो गवर्नर वगैरह होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, वो गवर्निंग काउंसिल के तहत आ जाता है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य को भी प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित किया जाता है। और ये जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। कोई कृषि का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई
कुछ भी हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक्सपर्ट हो सकता है किसी भी चीज में, तो प्रधानमंत्री उनको नामित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनता है नीति आयोग का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझोगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, यहां पे आपको समझ में आ गया। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, गवर्निंग काउंसिल, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये सब हो जाएगा। अब नीति आयोग जो है आपने समझ लिया। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, क्यों मतलब नीति आयोग को बनाया गया। तो भाई जो सरकार नई आई उसको ऐसा महसूस हुआ कि योजना आयोग जो है वो सही से काम नहीं करता है, योजना आयोग का काम जो है वो स्लो है और योजना आयोग उतना कामयाब नहीं है, तो ऐसे में हमें इसमें सुधार करने चाहिए, इसलिए नीति आयोग बनाया गया। तो नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, यानी जो नीति बनाई जाती है उसको जमीनी स्तर पे लाना और उसको लागू करना तेजी से ये हो पाए, इसलिए इन्होंने बनाया नीति आयोग। दूसरा क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बढ़ाना। अभी मैं आपको जब इस योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में अंतर समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय कैसे नीति आयोग करता है और योजना आयोग इसको क्यों नहीं कर पाता था। मैं आपको डीप एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाए आप। यहाँ पे बस इतना पॉइंट ही याद रखो। इसके बाद है योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। ये भी आपको समझाऊंगा कि योजना आयोग जो था वहां पे केंद्र में योजना बन जाती थी और इसी को सभी जगह लागू कर दी जाती थी, जबकि क्षेत्रीय जो जरूरतें थी उसको नहीं देखा जाता था, इग्नोर किया जाता था, इसलिए योजना आयोग जो था वो सही नहीं था। भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। इसके और भी उद्देश्य होते हैं पर आपको बेसिक 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। अब आप थोड़ा सा ना गहराई से समझो आखिर क्यों योजना आयोग हटाना पड़ा और नीति आयोग आखिर कैसे उसको कामयाब बना सकता है या नहीं बना सकता, क्या कमियां थी योजना आयोग में, क्या सुधार हो सकते थे, वो यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी 1950 में हुई थी। अध्यक्ष जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो भी मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रधानमंत्री बदलते गए, वो उसके अध्यक्ष बनते गए, ये तो चलता रहता था। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और उस समय में प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब यहां से शुरू होता हमारा टॉपिक। योजना आयोग जो है वो सोवियत संघ के मॉडल पे आधारित था। ठीक है, अंतर यहां से समझना आपको, सोवियत संघ के मॉडल पे आधारित था योजना आयोग, लेकिन जो नीति आयोग है वो किस मॉडल पे आधारित है, आपको हो गए भारतीय मॉडल पे। फिर क्या है, केंद्र की भूमिका योजना आयोग में बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। इसको ये पॉइंट ज्यादा तगड़ा है कि इसमें राज्य की भी भूमिका होती है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें सरकार की भूमिका, तो सरकार की भूमिका ही सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी होती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा अब थोड़ा सा गहराई से समझो। देखो, योजना आयोग जो था ये था टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप से बॉटम की तरफ, और नीति आयोग जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ है। तो इसको समझना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार जो होती है वो बड़ी सरकार और पावरफुल सरकार है। जो केंद्र की सरकार होती है वो करेगी, बनाएगी योजना या वो करेगी प्लानिंग। ठीक है, और उस प्लानिंग के तहत जो भी नीति बनाई जाएगी वो सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी। यानी बनाने वाला कौन है, केंद्र बनाने वाला है, लागू कौन करवाएगा, केंद्र करवाएगा, और सभी राज्यों में। क्या ये भारत जैसे देश में कामयाब हो पाना पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, ये उस देश में कामयाब हो जाएगा जो बहुत छोटा देश हो, जिसकी जनसंख्या बहुत छोटी हो, उसके लिए तो ये पॉसिबल है, पर भारत जैसे देश में पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। अब ऐसे में एक राज्य ऐसा है, ठीक है, जहां पे साक्षरता दर बहुत अच्छी है, एक राज्य ऐसा भी है जहां पे साक्षरता दर अच्छी नहीं है। अब क्या करें, अब मान लो केंद्र ने कोई साक्षरता को लेकर कोई मिशन चलाया, तो उसको यहाँ पे लागू जब करेगा वो दो अलग अलग प्रकृति वाले राज्यों में, तो वहां पे कैसे बात बन पाएगी। यहाँ पे तो साक्षरता दर बहुत अच्छी है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। लेकिन सरकार जो एक प्लानिंग करेगी उसी के तहत सभी राज्यों को बराबर ही मिलेगा, तो ये गलत था। मान लो किसी को जरूरत ही नहीं है उस चीज की, आप उसको भी वो दे रहे हो, और किसी को जरूरत है उस चीज की, आप उसको वो बहुत कम दे रहे हो, तो कैसे हो पाएगा। मान लो किसी राज्य में पानी की बहुत कमी है और किसी राज्य में बहुत पानी है। अब सरकार ने कोई योजना बनाई जिसके तहत पानी प्रोवाइड कराना है, जिसके पास पानी बहुत ज्यादा था उसको भी पानी प्रोवाइड करा रहे हो, और जिसके पास पानी बहुत कम था उसको भी करवा रहे हो, लेकिन कम वाले की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही और जिस ज्यादा वाले को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऐसे में बात नहीं बन पाएगी ना। बैलेंस करना भी जरूरी था, तो यहाँ पे ये वाली समस्या बहुत ज्यादा थी। यानी ऊपर से योजना बन जाती थी टॉप से और बॉटम पे पहुंचाई जाती थी, ये नहीं देखा जाता था क्या। और यहाँ पे राज्यों के जो
सीएम वगैरह होते थे वो भी शामिल नहीं किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब उतना महत्व नहीं हो पाता था। लेकिन जो नीति आयोग है ये बहुत समझना है आपको। इसमें क्या है, इसमें योजना तो केंद्र ही बनाएगा, ऐसा नहीं है कि राज्य बना देंगे, केंद्र ही योजना बनाएगा, लेकिन राज्यों को साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, सलाह मशवरा इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। फिर दूसरा क्या है, केंद्र जो योजना बनाएगा वो लोकल लेवल, यानी जहां पे जो जरूरत है, जैसे मान लो कहीं पे साक्षरता की जरूरत है तो साक्षरता देख लिया, कहीं पे पानी की जरूरत है पानी देख लिया, कहीं पे बिजली की जरूरत है बिजली देख ली। मतलब जिस चीज की जहां पे जरूरत है उसको ध्यान में रख के योजनाएं बनाई जाएगी, ना कि ये कि एक योजना बना दी और पूरे देश में उसको लागू कर दिया, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो पर लागू करना है, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो यहां पे क्या है, जमीनी स्तर से यानी ग्राउंड लेवल से समस्याएं उठाई जाएगी, उसको फिर ध्यान में रख के फिर जाके योजनाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद राज्यों को भी उसमें मतलब सलाह मशवरा लिया जाएगा और फिर अंतिम फैसला जो होता है वो एनडीसी ही करता है इन सब योजनाओं पे। तो एनडीसी भी मैं आपको आगे कराने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया योजना आयोग में क्या कमियां थी और नीति आयोग कैसे उसको दूर कर सकता है। तो ये चीजें थी जो इसलिए बदला गया। अब ये जो एनडीसी है इसको समझिए, जो भी योजना आयोग या जो भी नीति आयोग जो योजना बनाएगा वो यहाँ तक पहुँचती है और उसको फाइनल अप्रूवल जो है एनडीसी से ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए एनडीसी क्या है। तो एनडीसी जो है जिसको हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आखिर क्यों हुई थी? जब 1950 में योजना आयोग बन गया था, तो योजना आयोग बनने के बाद पंचवर्षीय योजना 1951 में पहले लागू कर दी गई थी। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि स्टेट को तो ज़्यादा वैल्यू दी ही नहीं जा रही, स्टेट से ज़्यादा सलाह मशवरा लिया ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में क्या हुआ, एनडीसी बनाया गया। एनडीसी जो था वो केंद्र और राज्य यानी केंद्र और राज्य के बीच में जोड़ने का काम करता था। यानी कि राज्य की कोई समस्या है तो वो एनडीसी को बताएगा, एनडीसी उस समस्या को केंद्र के सामने उठाएगा। यानी इन दोनों के बीच की एक कड़ी जो थी वो एनडीसी के रूप में थी। ठीक है, तो ये योजना आयोग की कमी थी कि वो डायरेक्ट राज्यों से कांटेक्ट में नहीं थे। तो योजना आयोग में वो कमियां थी जिसको नीति आयोग के द्वारा दूर किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसको बनाया गया था। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो इसलिए बनाया गया था, क्योंकि राज्यों को महत्व मिले, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। ये देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था। जो भी 5 ईयर प्लान योजना आयोग बनाता था उसको यही अनुमोदित करता था, फाइनल करता था। इसके अध्यक्ष जो होते थे वो देश के प्रधानमंत्री होते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते थे। ठीक है, अब आप यहां पे एक और अंतर समझो। अभी मैंने बताया कि जो योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन जो था, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या जो केंद्र शासित प्रदेश के एलजी वगैरह थे वो नहीं शामिल होते थे। तो वो किस में शामिल करे गए? एनडीसी में शामिल किए गए। अब एनडीसी में ये सभी शामिल थे, ये अपनी समस्या एनडीसी को बता सकते हैं, फिर एनडीसी जो समस्या है उसको केंद्र को बता सकता है, फिर केंद्र का रिप्लाई जो है वो राज्य को बता सकता है। तो इस तरीके का ये काम चलता था। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य जो होते थे वह एनडीसी के सदस्य होते थे। अब एनडीसी की संरचना समझिए कि कौन कौन इसमें शामिल होते थे मेंबर। तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ये नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो चाहे एनडीसी हो, अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते थे, स्टेट के मुख्यमंत्री वो भी इसमें थे। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो थे वो भी शामिल होते थे। योजना आयोग के जो भी सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते थे। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी जो होते थे वो भी इसके सदस्य होते थे। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनडीसी उतना ज्यादा कामयाब उस समय में नहीं हो पा रहा था जिसको मतलब जो सोच के इसको बनाया गया था। तो ये सारी कमियां रही हैं इसमें। तो आपको ये एनडीसी समझ में आ गया, योजना आयोग समझ में आ गया और नीति आयोग समझ में आ गया। योजना आयोग के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन नीति आयोग और एनडीसी के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पॉइंट जो आपको समझाएं वो समझना है। देखिए आपकी जो न्यू सिलेबस में जो टॉपिक थे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, रिवाइज सिलेबस में जो आपके टॉपिक थे वो मैंने आपको दोनों करा दिए। यानी कि यहाँ पे आपको देखो एनडीसी जो टॉपिक है ये करा दिया, नीति आयोग जो टॉपिक है ये करा दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लो। केवल हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये लास्ट वाले टॉपिक देखना, क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक जो है वो डिलीट है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्लानिंग कमीशन नहीं पढ़ना, 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन बाद वाला जो हरित क्रांति वगैरह है वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसे जरूर पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।